हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एट सावरंग क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, नीट एग्जामिनेशन हो, इवन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हो, उसके लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गारंटीड क्वेश्चन है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक के ऊपर गारंटीड क्वेश्चन है। इस टॉपिक को हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके रिगार्डिंग होगा? रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो सेकंड हमारा पार्ट होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द गॉस लॉ, है ना। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक जानने वाले हैं। तो आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या डेफिनेशन है और क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, हम वो समझते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको बताएगी किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है, कि हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। तो आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines crossing a particular area, number of electric field lines crossing a particular area, उसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस करेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और जितनी कम फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उतना ही कम आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एक्सप्रेशन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। मैं आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन कैसे आएगा। शुरुआत में मैं मान के चल रहा हूं कि सपोज मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब उसकी वैल्यू हर जगह क्या आपकी कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन, क्या देखते हैं हम? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या रहने वाला? आपका कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला? आपका कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए उससे पहले एक और टर्म समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज द एरिया वेक्टर। क्या है डियर स्टूडेंट्स वो टर्म आपकी? दैट इज द एरिया वेक्टर। कौन सी टर्म आपके पास? एरिया वेक्टर, है ना। देखिए एरिया वेक्टर के बारे में आपको डिटेल से समझाता हूं। एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो कई बार एज ए स्केलर की फॉर्म में इस्तेमाल होती है और कई बार आपकी इस्तेमाल होती है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया है वो किस फॉर्म में इस्तेमाल होगा? इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, है ना। तो एरिया वेक्टर है, तो वेक्टर के पास तो दो चीज होती है भाई, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है आपका? डायरेक्शन। तो भाई वेक्टर के पास तो दो चीज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है ना, और साथ में क्या होती है आपकी? डायरेक्शन। तो देखिए एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वही होता है जो आज तक आप पढ़ते आए हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ट्रायंगल है तो एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रेक्टेंगल है तो एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पर डायरेक्शन की बात है, किसकी बात? आपकी डायरेक्शन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, दो प्रकार के सरफेस होते हैं आपके। एक होता है आपका ओपन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस के लिए अलग प्रकार से डायरेक्शन होती है और क्लोज्ड सरफेस के लिए अलग प्रकार से। मैं आपको समझाता हूं। तो अगर मान लीजिए सपोज मेरे पास ओपन सरफेस है, क्या है मेरे पास? मान लीजिए सपोज आई हैव ओपन सरफेस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ओपन सरफेस से मेरा मतलब ऐसा होता है वो स्ट्रक्चर्स जिनकी वॉल्यूम जीरो हो उनको हम क्या बोलते हैं? ओपन सरफेस। क्या बोलते हैं? ओपन सरफेस। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ली। क्या ली मैंने? एक रेक्टेंगुलर प्लेट, इस प्रकार से, है ना। तो इसका एरिया तो मैं जानता हूं भाई। आप मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सीधा कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये मान लीजिए लेंथ और ये मान लीजिए ब्रेड्थ। बट इसकी डायरेक्शन की बात है। क्या इसकी डायरेक्शन? देखिए एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ओपन सरफेस के लिए हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखिए इस सरफेस से दो परपेंडिकुलर बना सकते हैं। एक परपेंडिकुलर हम ऊपर की डायरेक्शन में बना सकते हैं और एक परपेंडिकुलर हम नीचे की डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो एरिया वेक्टर की है ना दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, या तो आप ऊपर ले सकते हो उसको या आप उसको नीचे भी ले सकते हो।
पर अगर आपने एक बार उसको ऊपर मान लिया तो पूरे कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन के दौरान आपको ऊपर ही मान के चलनी पड़ेगी, और अगर एक बार आपने नीचे मान लिया तो पूरे कॉन्सेप्ट के दौरान आपको नीचे ही मान के चलनी पड़ेगी। वो आपकी मर्जी, आप ऊपर मानना चाहते हो नीचे मानना चाहते हो। ओपन सरफेस के लिए आप आजाद हो, आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। पर एरिया वेक्टर हमेशा क्या आएगा आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या रहेगा आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये ओपन सरफेस के लिए थी। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स क्लोज सरफेस के लिए, किसके लिए बात करूं मैं? क्लोज सरफेस। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, क्लोज सरफेस वो होती है जिनकी वॉल्यूम जीरो ना हो, जिनकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। क्या है? कुछ ना कुछ वॉल्यूम है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपके सामने दो तीन एग्जांपल्स दूंगा। अगर मान लीजिए मैंने सबसे पहले बात की रिगार्डिंग द स्फीयर, ये मैंने बात की रिगार्डिंग द स्फीयर। तो हम जानते हैं स्फीयर हमारा क्लोज सरफेस होता है, उसकी वॉल्यूम होती है, और स्फीयर की वॉल्यूम होती है आपकी 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका एरिया वेक्टर निकालना है ना, तो यहां पे क्या होता है, हर एक एलिमेंट का एरिया वेक्टर अलग होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये एलिमेंट चूज किया, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? इसका एरिया वेक्टर। तो यहां पे क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो होगा, ये बात तो फिक्स है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो होगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट। और इसके क्या आएगा आपका? परपेंडिकुलर। पर क्लोज सरफेस में कौन सा परपेंडिकुलर लेते हैं? जो बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। क्या लेते हैं हम? आउटवर्ड परपेंडिकुलर। तो बाहर की तरफ तो कौन सा हो गया आपका? ये वाला हो गया। और इसको बोलता हूं छोटा सा एरिया, तो डी ए वेक्टर। क्या बोलता हूं? डी ए वेक्टर। और स्फीयर की प्रॉपर्टी है कि ये कहां से पास करेगा? उसके सेंटर से। कहां से पास करेगा? उसके सेंटर से। फॉर एग्जांपल सिमिलरली अगर मेरे को यहां पे एलिमेंट का बताना है, तो ये देखिए, ये मेरा क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। उसके परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा? एरिया वेक्टर, जो कि ऑब्वियसली कहां से पास करेगा? आपका सेंटर से पास करेगा, है ना। तो ओपन सरफेस के लिए आप चूज हो, कहीं भी ले सकते हो, पर क्लोज सरफेस के लिए हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स। तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? मैं यहां लिख देता हूं, इधर लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया स्फीयर के लिए। किसके लिए एग्जांपल लिया? स्फीयर के लिए, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको एरिया वेक्टर के और एग्जांपल्स भी दिलाता हूं फॉर द क्लोज सरफेस। ठीक है, आइए अब मान लीजिए आपने क्यूब लिया। हम बचपन से जानते हैं हमारे क्यूब के 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 6, है ना। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज मैंने क्यूब लिया, ये मान लीजिए मेरा क्यूब है, सपोज दिस इज माय क्यूब, है ना। तो मेरे 6 सरफेस होने वाले हैं, ये तो मेरे को मालूम है ना। ये मेरा क्यूब हो गया, 6 सरफेस होंगे। मैं आपको एक्सिस बना देता हूं ताकि आपको आसान रहे समझना। मान लीजिए इधर की तरफ ये कौन सा एक्सिस आपका? एक्स एक्सिस है। इधर की तरफ मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, और इधर की तरफ मान लीजिए आपका जेड एक्सिस है ना। मैं नामकरण संस्कार करता हूं इसका, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं इस सरफेस की बात करता हूं, है ना। क्यूब के 6 सरफेस, 6 का अलग अलग निकालना पड़ता है हमें। इस सरफेस की बात करता हूं, बी सी डी ई, है ना। अगर मान लीजिए इसकी साइड ए है तो ये भी ए होगी, तो एरिया तो कितना होगा इस सरफेस का? आपका ए स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर। अब एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये डायरेक्शन आने वाली है, तो इस सरफेस का ये क्या हो जाएगा आपका? एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। कहां है आपका? अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। सिमिलरली जो ये वाला सरफेस है एच जी एफ ए, कौन सा? एच जी एफ ए, अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पर बाहर की तरफ मतलब इधर आएगी एरिया वेक्टर अगेन ए स्क्वायर, पर नेगेटिव एक्स में चला गया। किस में चला गया आपका? नेगेटिव एक्स में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जी डी ई एफ। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो ये हो गया परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड अलोंग वाई एक्सिस। कहां गया आपका? अलोंग वाई एक्सिस। और इसका कहां आएगा? अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली जो ये पीछे वाला फेस है जी डी सी एच, ये जी डी सी एच, इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा आपका? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए, ये आएगा आपका, और डायरेक्शन क्या आएगी आपकी? माइनस जेड एक्सिस करो। किसके अलोंग आएगी? अलोंग माइनस जेड। और जो बाहर वाला है एफ ई बी ए, इसकी डायरेक्शन कहां आएगी? अलोंग पॉजिटिव जेड। कहां आएगी आपकी इसकी डायरेक्शन? अलोंग पॉजिटिव जेड।
इस प्रकार से हम ये बना सकते हैं। तो हमारे पास 6 फेस है, एक की प्लस x, एक की माइनस x, एक की प्लस y, एक की माइनस y, एक की माइनस z और एक की प्लस z। तो इस प्रकार से क्यूब में आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूं रिगार्डिंग ए सिलेंडर, किसकी बात करूं? रिगार्डिंग ए सिलेंडर। सिलेंडर की भी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर है। तो अगर हम सिलेंडर की बात करें तो ये मान लीजिए सपोज हमारा एक सिलेंडर हो गया। अगर इसके एरिया वेक्टर चाहिए तो भाई इसमें 3 सरफेस होते हैं, एक सर्कुलर, दूसरा सर्कुलर और तीसरा एक कर्व्ड सरफेस। कौन सा सरफेस होता है आपका? कर्व्ड सरफेस। तो इसका एरिया कितना होगा भाई? रेडियस मान लीजिए r है, कितनी रेडियस आपकी r, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। तो इस वाले सरफेस का ये एरिया वेक्टर a1 वेक्टर बोला। क्या बोला मैंने इसको? a1 वेक्टर। अच्छा ये भी आपका सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर और बाहर की तरफ ये कितना हो जाएगा? a2 वेक्टर। इसका क्या हुआ? जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एक छोटा सा एलिमेंट माना, इस सरफेस पे क्या माना मैंने? एक छोटा सा एलिमेंट माना, ये है ना। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा आपका? डीए वेक्टर पर बाहर की तरफ जाने वाला है। वैसे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है आपका? 2 पाई r into h। कितना होता है? 2 पाई r into h। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दी, स्फीयर का दिया, क्यूब का दिया, सिलेंडर का दिया। वैसे एग्जांपल कितने भी हो सकते हैं पर यहां से मेरे को उम्मीद आपको एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड वही होता है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। ओपन सरफेस के लिए आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, क्लोज सरफेस के लिए डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी पर आउटवर्ड्स भी होगी, साथ में क्या होगी आपकी? आउटवर्ड्स भी होने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका रिगार्डिंग द एरिया वेक्टर। अब मैं वापस लौटूंगा जिसको मैंने पीछे छोड़ा था, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके लिए? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए बच्चों समझते हैं हम एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए आइए हमने क्या मान के चले? हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कैसा है हमारा? कांस्टेंट। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई, नीचे ई लगा देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। अब एक बात सोचिए, सपोज मैंने एरिया फिक्स कर लिया, मान लीजिए सपोज ये मेरा एरिया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा एरिया है। ठीक है, यही मेरा एरिया मैंने 2 बार बनाया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ सेम एरिया, बिल्कुल सेम एरिया है ना। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना हुआ कुछ ऐसे आएंगी, 1 2 3 बनाएंगे। यह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ था। सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया, क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज। तो हम एक बात जानते हैं, जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करता हूं ना, ये फील्ड लाइंस पास पास आती जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करूंगा तो ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आ जाएंगी, ये पास पास आ जाएंगी ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने पे फील्ड लाइंस कैसे आ जाएंगी? पास पास। अब देखिए यहां केवल 3 फील्ड लाइंस पास कर रही थी, यहां ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही है, मतलब यहां ज्यादा फ्लक्स होगा। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला कंक्लूजन क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके प्रोपोर्शनल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना फील्ड ज्यादा उतना ही फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा। सेकेंडली आइए और पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एरिया मेरा ये था, है ना, ये तो नहीं है कि यहाँ पे इतनी फील्ड लाइंस होंगी, और भी फील्ड लाइंस होंगी, ये भी होंगी, और ऊपर भी क्या रहेंगी आपकी? फील्ड लाइंस रहने वाली है। सपोज मैंने बड़ा एरिया लिया, मैंने ये एरिया नहीं लिया, इससे 3 लाइंस थी, मान लो मैंने बड़ा एरिया लिया ये वाला। सपोज मैंने बड़ा एरिया ले लिया, ये बड़ा एरिया, और बड़ा एरिया लेता गया, है ना। अब देखो जितना ज्यादा बड़ा एरिया लेते जाओगे उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस आती जाएंगी। पहले 3 थी, अब कितनी आ रही है? 5। तो एक बात और है, जितना ज्यादा बड़ा एरिया उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस और उतना ज्यादा फ्लक्स। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एरिया के भी क्या होगा? आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। 2 पैरामीटर्स आए। तीसरा पैरामीटर भी स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी आपको विजुअलाइजेशन चाहिएगी, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है। चलिए एक बार मैं डायग्राम मिटा देता हूं और मैं नया डायग्राम आपके लिए बनाता हूं ताकि आप उसको और आसानी से समझ सके। देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए सपोज शुरुआत में मेरा ये सिस्टम था ना, ये मेरा एरिया था और इधर मेरी ये फील्ड लाइंस थी, है ना, ये कुछ मेरी फील्ड लाइंस थी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था भाई, बहुत सारी फील्ड लाइंस इस एरिया से पास कर रही है, 3 मैंने दिखाई है। इसका अगर मैं आपसे एरिया वेक्टर पूछूं तो भाई एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ये क्या हो गया आपका? एरिया वेक्टर। तो यहां जब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में यहां पे कितना एंगल था? 0, थीटा एंगल मान लिया, और वो कितना एंगल था आपका? 0। अब आप इमेजिन कीजिए, देखिए मान लीजिए इधर से फील्ड लाइंस आ रही है,
इधर से बहुत सारी फील्ड लाइंस आ रही है, मैंने अपना एरिया ऐसे पकड़ रखा है, तो देखिए सारी की सारी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैंने इसको 90 डिग्री से घुमा दिया, बहुत ऑब्वियस है एरिया भी कितने से घूम जाएगा, 90 डिग्री से। अब देखिए इधर से जो फील्ड लाइंस आएंगी, क्या इसको क्रॉस कर पा रही है क्या? नहीं, इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। इसको तो क्रॉस ये वाली फील्ड लाइंस करेंगी, जो इधर से आएंगी ये वाली फील्ड लाइंस करेंगी, है ना, पर इधर से आने वाली फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो स्टूडेंट्स क्या है, जब एरिया ऐसा था तो सारी की सारी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही थी, पर जैसे मैंने इसको 90 डिग्री से घुमाया, एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री से घूम गया, कोई भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही, और फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? फ्लक्स आपका जीरो। अगर मैं यहां पे समझाऊं, मान लीजिए मैंने एरिया 90 डिग्री से घुमाया, पहले ऐसे था आपका, पहले ऐसे था, अब मैंने 90 डिग्री से घुमाया तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो अब 90 डिग्री से घुमाने पे ये ऐसा हो जाएगा, और ये आपका फील्ड है, क्या आपका ये फील्ड। अगर मैं आप एरिया वेक्टर देखूं तो एरिया वेक्टर का है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ डायरेक्शन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एरिया वेक्टर का है मेरा बाहर की तरफ। तो यहां दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 90, है ना। और मैंने आपको समझाया इस केस में मेरा फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम, और इस केस में फ्लक्स क्या होता है मेरा? जीरो। तो यार मेरे को एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो थीटा बराबर जीरो पे तो मैक्सिमम हो, पर जब थीटा 90 हो तो जीरो हो जानी चाहिए। ऐसी क्वांटिटी कौन सी होती है? cos थीटा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है और cos जीरो आपका मैक्सिमम होता है, 1 होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तीसरा पैरामीटर क्या आता है? दैट इज द cos थीटा। क्या आता है आपका? दैट इज द cos थीटा। जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर, है ना, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तीनों पैरामीटर्स को मैंने कंबाइन किया तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा? जो कांस्टेंट है वो 1 मानते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा? EA cos थीटा, EA cos थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। क्या लिख सकते हैं? E वेक्टर डॉट। तो अगर आपका फील्ड कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डियर स्टूडेंट्स हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं? E वेक्टर डॉट A वेक्टर। क्या इस्तेमाल करने वाले हैं हम? E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A वेक्टर इज द एरिया वेक्टर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, चलिए आइए आप नोट कीजिए, फिर मैं इसके बारे में और डिस्कशन आपके सामने करता हूं। ठीक है, चलिए। अब देखिए और हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, E डॉट K। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी? जिनमें भी डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्या हो गया? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पहली बात। सेकंड बात, अगर मैं इससे आपकी SI यूनिट पूछूं, कैसी यूनिट पूछूं? SI यूनिट, तो क्या होगी? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो यूनिट लिखते हैं, एक तो न्यूटन पर कूलम लिखते हैं और एक क्या लिखते हैं हम? वोल्ट पर मीटर। और एरिया क्या हो गया आपका? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यहां मीटर स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा? वोल्ट मीटर। तो ये दोनों यूनिट आपको फ्लक्स की लिखी मिल सकती है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर एंड वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होगी इसकी? SI यूनिट। ठीक है, और आगे बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। किसकी बात करते हैं हम? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। न्यूटन का क्या होता है आपका? mL/t-2। कूलम का होता है AT, और मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ, दैट इज L स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? m L और L स्क्वायर हो गया L3। t को ऊपर ले जाएंगे t की पावर -3 और a की पावर -1। a इज एम्पियर। तो ये क्या हो गया इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कितना आएगा आपका? EA cos थीटा। कितना आएगा आपका? EA cos थीटा। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। देखिए E तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो कि हमेशा पॉजिटिव है, एरिया भी हमेशा पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, इसको डिसाइड कौन करेगा? cos थीटा। कौन डिसाइड करेगा? आपका cos थीटा।
हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 कोस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 कोस क्या होता है आपका नेगेटिव। तो अगर 0 से लेके 90 के बीच में हुआ तो जो मेरा कोस थीटा है वो पॉजिटिव होगा और जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी क्या होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब मेरा थीटा 90 डिग्री होगा तो मेरा कोस थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि कोस 90 0 होता है और ये 0 हो गया तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0। और लास्टली जब थीटा आपका 90 से लेके मान लीजिए 180 है, सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस थीटा आपका नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव होने वाला है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। तो अब बच्चों के मन में एक सवाल आता है, सर आपने फ्लक्स क्या बताया था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये नंबर नेगेटिव होने का क्या मतलब है ना? मैं कह रहा हूं कि यार पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। ये नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या मतलब है? तो होता क्या वो समझते हैं। देखिए इस सिचुएशन को देखिए, है ना? सपोज मैंने स्फीयर ही ले लिया, क्या ले लिया मैंने? स्फीयर ही ले लिया, है ना? और मान लीजिए सपोज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, फील्ड लाइंस कहां जा रही है आपकी? बाहर की तरफ। फॉर एग्जांपल यहां से फील्ड लाइन चालू हुई और मान लीजिए ये कोई फील्ड लाइन है जो बाहर की तरफ जा रही है। कहां जा रही है फील्ड लाइन आपकी? बाहर की तरफ। अब मैंने देखो ये एलिमेंट माना, इसका एरिया वेक्टर भी कहां आएगा? बाहर की तरफ। कहां आएगा आपका? बाहर की तरफ। तो दोनों में कितना एंगल बना? 0। 0 इस रेंज में, तो फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा फ्लक्स आपका? पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब आपकी फील्ड लाइन क्लोज सरफेस से बाहर जाए। कहां जाए? क्लोज सरफेस से बाहर। अगर आपकी फील्ड लाइंस है ना बाहर जा रही है तो उसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, है ना? फील्ड लाइंस बाहर जा रही है मतलब कि अगर आपका फ्लक्स बाहर जा रहा है, क्या जा रहा है? फ्लक्स आपका बाहर, तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो एक क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बाहर जाता है उसको क्या लिया जाता है भैया? आपका पॉजिटिव लिया जाता है। तो फ्लक्स गोइंग, जो कि है गोइंग आउटवर्ड, इसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव। ठीक है। और जो अंदर आता है, फॉर एग्जांपल मैं एक और डायग्राम कंसीडर करता हूं। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, काले फील्ड लाइंस अंदर, फिर आपने यहां बनाया, ये मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर होगा। क्या हो गया? एरिया वेक्टर। भाई 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल इस रेंज में, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी अंदर आने वाले फ्लक्स को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। ठीक है। तो अगर आपका फ्लक्स किसी सरफेस से बाहर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं और किसी सरफेस के अंदर आ रहा है तो उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द कन्वेंशन। अंदर आने वाला फ्लक्स और बाहर जाने वाला पॉजिटिव और अंदर आने वाला नेगेटिव। तो इस प्रकार से आप फ्लक्स को समझ सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स आप नोट कीजिए। अब मैं इससे कुछ जुड़े इलस्ट्रेशंस लेने जा रहा हूं ताकि आप टॉपिक को और आसानी से समझ सकें। आइए इलस्ट्रेशन लेते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन आई एम गोइंग टू टेक हियर। देखिए माय फर्स्ट इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 1 है ना। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कुछ मुश्किल नहीं लेंगे, शुरुआत है हमारी। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है कुछ इस प्रकार से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में 3/5 E नॉट I कैप, है ना, एक्स एक्सिस में, और 4/5 E नॉट J कैप। E नॉट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मेरे को कोई कुछ मालूम नहीं, इसी फॉर्म में निकालना है। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। और मान लीजिए सपोज आपको बोला गया कि फाइंड फ्लक्स थ्रू ए rectangular area 2 meter square having sides parallel to y axis and z axis, having sides parallel to y axis and z axis, है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, एरिया दे दिया 2 मीटर स्क्वायर, ये भी ऐसा यूनिट्स में गिवन है, और सातवें बात बोल दिया कि जो रेक्टेंगुलर सरफेस की साइड्स हैं पैरेलल टू y एक्सिस एंड z एक्सिस है। क्या आपकी पैरेलल टू y एक्सिस एंड z एक्सिस। आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हम समझ सके आसानी से। ये मान लीजिए सपोज हमारा x एक्सिस है। क्या है हमारा? x एक्सिस। ये हमारा y एक्सिस है ना। तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा कौन सा एक्सिस है? z एक्सिस है। अब जो मेरा एरिया दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड z एक्सिस, जो उसकी साइड्स है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स हम कुछ इस प्रकार से वो एरिया मान सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हमारा एरिया है।
देखिए ये साइड पैरेलल टू y एक्सिस होगी और ये साइड होगी पैरेलल टू z एक्सिस, तो ये मेरा एरिया है। तो अगर मैं आपसे इसका एरिया वेक्टर पूछूं, आपकी मर्जी है, आप इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हैं, मैं इधर की तरफ ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एरिया वेक्टर है कितना एरिया 2, और डायरेक्शन देखो तो x की तरफ है, तो x की तरफ को हम क्या लिखते हैं i कैप, है ना। तो अब बहुत सिंपल सी कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना आ गया भाई 3/5 E नॉट i कैप प्लस 4/5 E नॉट j कैप, और जो मेरा एरिया वेक्टर है वो कितना आ रहा है मेरा 2i कैप। अब आपको फ्लक्स निकालना है, तो भाई फ्लक्स सिंपली क्या होगा E डॉट a, डॉट प्रोडक्ट का रूल आपको याद होना चाहिए, जो इसका i है उसकी इसकी i से मल्टीप्लाई, j की j से होती है और k की k से, j और k तो है नहीं तो जीरो हो गई, तो इसके i की इसके i से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3/5 E नॉट into 2 that is the 6/5 E नॉट, that is going to be our flux। क्या होगा आपका फ्लक्स। मेन बात है यहाँ पे आपको एरिया वेक्टर निकालना था, क्या निकालना था यहाँ पे आपको एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलिए आप नोट कीजिए एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है वो समझते हैं। अब कई चीज कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको देता है ना, बेसिक लेवल सवाल कर रहे हैं तो वो भी देख ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसने क्या बोला, एक आपका सर्कुलर एरिया, कैसे एरिया आपका सर्कुलर, और एरिया दे दिया आपका 5 मीटर स्क्वायर, कितना है 5 मीटर स्क्वायर, और इस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दे दैट इज 10 वोल्ट पर मीटर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 10 वोल्ट पर मीटर, ये इसका प्लेन है, डायमीटर है ना लूप का, एरिया का। अब मान लीजिए सपोज मेरे को ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या चाहिए मेरे को ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखो दो प्रकार से सवाल पूछते हैं, कई बार बोलेगा कि 60 डिग्री एंगल है आपका, एंगल बिटवीन, या मान लीजिए सपोज 30 डिग्री आपका 30 डिग्री एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, 30 डिग्री का आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ एरिया, ये आपका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन ऑफ एरिया के बीच में 30 डिग्री, मतलब कौन सा एंगल है, ये आपका प्लेन ऑफ द एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट दिस एंगल इज गिवन टू बी 30 डिग्री, कितना दिया गया आपका 30 डिग्री। क्या आपका ये थीटा होगा, नहीं, ये गलती नहीं करनी आपको, थीटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में होता है, और एरिया वेक्टर क्या होगा आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये क्या होगा आपका एरिया वेक्टर। अब ये 30 है तो भाई इधर वाला कितना बनेगा आपका 60, कितना बनेगा आपका 60, तो प्लेन के साथ 30 एंगल दिया तो हमारे एक्सप्रेशन में जो थीटा आएगा वो 60 आएगा, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल है, ई और ए के बीच में। तो स्टूडेंट्स कई बार गलती कर देते हैं, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, मतलब 30 डिग्री ले लेते हैं सीधा, पर आना कितना चाहिए था आपका 60 डिग्री। तो अब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो ई ए cos थीटा, तो कितना आ गया 10, एरिया है 5, cos 60 कितना होगा आपका 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 25 वोल्ट मीटर। और अगर आपका एरिया वेक्टर के साथ एंगल दिए तो आप सीधा पुट कर सकते हो, पर याद रखना जब आपका प्लेन के साथ एंगल दिए तो आपको वो नहीं लेना, 90 माइनस करके एंगल आपको लेना पड़ेगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखिए अब एक मैं ऐसा इलस्ट्रेशन लेने जा रहा हूं जिसपे जेईई एडवांस 2014 में भी सवाल दिया था, जिस साल मैंने अटेम्प्ट दिया और मैंने क्वालिफाई भी किया, है ना, और बहुत आसान सवाल था। कई बार आपको एरिया वेक्टर निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, एरिया वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन होता है, कई बार आपको एरिया वेक्टर निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है आपको एरिया वेक्टर। तो हम ऐसे कुछ सवाल करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, टू डिटरमाइन एरिया वेक्टर, क्या डिटरमाइन करना है भाई हमें, टू डिटरमाइन एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट, किसके अंदर निकालते हैं, क्योंकि फ्लक्स में देखो एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी ना, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको एरिया वेक्टर निकालना सिखा रहा हूं। तो मान लीजिए सपोज आपके पास ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल की दो साइड्स किन वेक्टर के होंगे ये मेरे को पता है, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये मान लीजिए इसका बी वेक्टर है, कोई भी दो साइड्स पता है ना। तो इसका जो एरिया वेक्टर लिखा जाता है ना स्टूडेंट्स, वो कैसे लिखा जाता है, हाफ ए क्रॉस बी, इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाता है, हाफ ए क्रॉस बी। आप ये प्लस वन में वेक्टर्स में पढ़ चुके ऑलरेडी, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाता है, हाफ ए क्रॉस बी ट्रायंगल का। अगर मान लीजिए आपके पास पैरेललोग्राम है,
ये इस प्रकार के अरेंजमेंट, ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाता है आपका ए क्रॉस बी। तो कई बार आपको एरिया वेक्टर निकालना आसान नहीं होगा, आपको एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल है तो हाफ ए क्रॉस बी, और अगर पैरेललोग्राम है तो आपका कितना आएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल लेता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सपोज मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू ए ट्रायंगुलर एरिया। किससे? थ्रू ए ट्रायंगुलर एरिया। और ट्रायंगुलर एरिया जो है, ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक कोऑर्डिनेट 2, 0, 0, दूसरा कोऑर्डिनेट 0, 1, 0 और तीसरा कोऑर्डिनेट 0, 0, 1 है ना। तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जब तक एरिया वेक्टर नहीं आएगा फ्लक्स निकालना संभव नहीं है। एरिया वेक्टर हम निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया के तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। आइए मैं इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना सिखाता हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए, इसका एरिया निकालने सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये जेड है ना। एक कोऑर्डिनेट, ये सब एसआई यूनिट्स में है ना। एक कोऑर्डिनेट तो ये आपका 2, 0, 0, एक कोऑर्डिनेट ये आपका 0, 1, 0 और एक कोऑर्डिनेट आपका ये है कितना 0, 0, 1। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। ये आपका क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या है, अगर मेरे को एरिया वेक्टर निकालना है तो कोई भी दो साइड्स के अलोंग वेक्टर चाहिए, है ना। एक तो मैं ये वेक्टर निकाल लेता हूं, ठीक है, और एक मैं ये वेक्टर निकाल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने बोला ए वेक्टर। क्या बोला मैंने? ए। अब निकालूंगा कैसे? अरे यार, वेक्टर का मतलब क्या है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ए वेक्टर यहां पे क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए, फाइनली x2 है, ये 0, 2 - 0 यानी कि कितना हो गया आपका 2i का। अच्छा, इसका देखो फाइनली y 0 है, ये भी 0 है, तो y में तो हो गया 0j कैप, और z में क्या हुआ? देखो ये 0 है, ये 1 है, तो क्या हो गया -k कैप। सिमिलरली अगर मैं b वेक्टर निकालूं, इधर वाला, ये 0, ये 0, तो हो गया 0i कैप। y में देखिए ये 1 है, ये 0, तो +j कैप, और k में देखिए 0, ये 1, तो -k कैप। ये आ गया आपका। अब मैं निकाल रहा हूं a क्रॉस b। तो देखिए, मैं वेक्टर रिवाइज करा रहा हूं, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। i j k। सबसे पहले i कितना है 2, j कितना है 0, k कितना है -1। यहां पे i 0, j 1 और k अगेन -1। इसको सोल्व करना है तो हम क्या करते हैं, इसको हम नेगेटिव मानते हैं पहले टर्म को, ठीक है। इसको हमने नेगेटिव माना, इसको पॉजिटिव माना, इसको क्या माना? नेगेटिव। तो ये सोल्व करने पे आपका कितना आएगा? i कैप, पहली टर्म तो पॉजिटिव है ना, सॉरी उल्टा मान लिया, सॉरी। इसको पॉजिटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव मानते हैं, और इसको पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो i वाला जब मानते हैं तो i की रो और कॉलम को हटाते हैं, इसके से मल्टीप्लाई करो तो 0 और माइनस में -1, तो कितना आ गया हकीकत में आपका +1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है भाई आपकी? -j कैप। इसको कैसे निकालते हैं? j वाले रो और कॉलम को भूल जाओ, भूल गए तो 2 * में -1 कितना हो गया? -2, और ये तो 0 है, तो ये आएगा आपका -2 प्लस k कैप। k कैप में कितना आएगा? k वाले रो और कॉलम को हटाओ, 2 * में 1 कितना बचा आपका 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा कितना आ रहा है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब तो बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाएगा। E डॉट ए। अच्छा, एक बात याद रखना, क्या है? ट्रायंगल है, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ a क्रॉस b होता है। क्या होता है? हाफ a क्रॉस b से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर 2 तो मैंने पहले ही अलग ले लिया। अब के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, भाई क्या रूल है? i वाले के i से होके, इधर i कितना है 2, और इधर i का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ये आ गया 2। इधर देखिए j कितना आपका -3, और इधर j है 2, -3 * में 2 दैट इज -6। इधर देखिए k कितना है 4, और इधर कितना है 2, 4 * में 2 कितना हो गया 8, तो कितना आ गया 8 और 10, 10 में से गया 4, 4/2 कितना बचा 2, और यूनिट क्या होगी इसकी? वोल्ट मीटर। तो फ्लक्स कितना आने वाला है डियर स्टूडेंट्स आपका? 2 वोल्ट मीटर, है ना। तो ये देखिए यूजिंग, वैसे सिंपली इसका एरिया वेक्टर निकालना आपके लिए संभव नहीं है,
कोई सीधे तरीके से इसका एरिया वेक्टर निकाल पाना संभव नहीं है, आपको ये प्रोसीजर ही अपनाना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल है जहां पे मैं आपको एरिया वेक्टर निकालना सिखाना चाहूंगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए एंड एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और ले लेता हूं मैं। एरिया वेक्टर जहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया वेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाला हूं। अब देखिए इसको आपको एक और एरिया वेक्टर निकालना सिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको इस प्रकार के आपको अरेंजमेंट दिए, ये x है और ये y है और ये z है और कोई एरिया ऐसे है। इसका एरिया वेक्टर निकालना, मान लो ये है ना, साइड्स गिवन है, मान लो ये आपका 5 मीटर है और ये आपका 4 मीटर है और ये जो पॉइंट है ये xz प्लेन में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है पॉइंट आपका, xz प्लेन में लाई कर रहा है। ये एंगल आपका 37 डिग्री है, कितना आपका 37 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 5 मीटर है साइड, हमें मालूम है। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए सपोज ये तो आपका पैरेललोग्राम है, इसको मैंने a वेक्टर मान लिया और इसको क्या मान लिया मैंने, b वेक्टर। तो मेरे को a b चाहिए, मेरा एरिया वेक्टर क्या आएगा, सिंपली a क्रॉस b, क्या आएगा मेरा a क्रॉस b, ठीक है। मैं आपको a निकालना सिखाता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले a 5 है और 37 डिग्री एंगल है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, 5 cos 37, जैसे एंगल दिया जाए उधर की तरफ कंपोनेंट cos, इधर 5 cos 37 और इधर परपेंडिकुलर में कितना कंपोनेंट आएगा, 5 sin 37, है ना। तो इस हिसाब से मेरा एरिया वेक्टर क्या हो गया, देखिए एरिया वेक्टर नहीं सॉरी a वेक्टर, तो x कंपोनेंट कितना है 5 cos 37, तो 5 cos 37 i का, ठीक है। अच्छा एक और क्या है इसका, 5 sin 37 पर z में, तो प्लस 5 sin 37 j का, तो ये a वेक्टर कितना आ जाएगा, डियर स्टूडेंट्स cos 37 होता है आपका 4/5 दैट इज द 4i कैप और ये होता है 3/5 दैट इज द 5j कैप। और अगर आप b वेक्टर निकालें तो b वेक्टर कितना आएगा, ऐसे है b 4 है तो ये आ जाएगा 4 और y के अलॉन्ग है तो j कैप। अब आइए एरिया वेक्टर निकालते हैं, a क्रॉस b, सिंपल कर सकते हैं 4i कैप प्लस 5j कैप क्रॉस 4j कैप, है ना। तो देखिए शुरुआत में 4 गुना 4 हो गया 16 और i क्रॉस j क्या होता है आपका k कैप, क्या होता है आपका k कैप। फिर 5 इंटू में 4 कितना हो गया आपका 20, है ना। कुछ गलती कर दी हमने, सॉरी ये z एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये क्या आएगा आपका k कैप, है ना। ये भी क्या आएगा आपका k कैप, यहां भी क्या आएगा आपका k कैप। अब ये क्या देखो k क्रॉस j, k क्रॉस j कितना होता है भाई आपका माइनस i कैप, तो दैट इज कमिंग टू बी माइनस 20 i कैप प्लस 16 k कैप। और आप इसको अब फर्दर इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो फिर आपको E डॉट A करना है। सिंपल एग्जांपल, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड माना मैंने 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। फ्लक्स निकालो, i वाली क्या ऐसे मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस 2 इंटू में सॉरी माइनस 20 इंटू में 2 माइनस 40 और 16 इंटू में 4 64, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा भाई आपका माइनस 20 इंटू में 2 माइनस 40 प्लस 16 इंटू में 4 64 दैट इज कमिंग टू बी 24 वोल्ट मीटर। तो इस प्रकार से आप एरिया वेक्टर निकाल के आराम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे, सेवरन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।